हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज से इस वीडियो से हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक होगा गुप्त साम्राज्य। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में है और ये जिनका सब्जेक्ट इतिहास है वो भी पढ़ सकते हैं और जिनका सब्जेक्ट प्राचीन इतिहास है वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य को हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे और मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाऊँगा। एक एक चीज़ विस्तार से पढ़ेंगे और आप इसको नोट करते रहिएगा। एक कॉपी ले लीजिए, उसमें लिखते रहिएगा। ठीक है, और जितने भी प्रश्न हैं आपके, चाहे रिटन वाले हो, सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ऑप्शनल वाले, दोनों आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप इन सारी वीडियोस को जो मैं बनाऊंगा गुप्त साम्राज्य पे अगर आप देखते हैं तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, कोई चीज़ आपका बचा नहीं रह जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी सारी वीडियोस इस पे आ चुकी हैं। गुप्त साम्राज्य के पहले का जो भी इतिहास है हम लोगों ने पढ़ लिया है, उसी के आगे हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के इतिहास के बारे में। जानकारी के साधन कौन कौन से हैं, कैसे हम गुप्त साम्राज्य के बारे में जानते हैं, स्रोत क्या हैं, जैसे पुरातात्विक स्रोत होता है, साहित्यिक स्रोत होता है या विदेशी विवरण होता है। तो उन सारी चीज़ों को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। गुप्त साम्राज्य चौथी सदी ईस्वी का मतलब है 301 से लेकर 400 ईस्वी तक का इतिहास। इसको हम लोग चौथी सदी बोलते हैं। तो चौथी सदी ईस्वी के प्रारंभ में भारत में कोई बड़ा संगठित राज्य अस्तित्व में नहीं था। यद्यपि कुषाण एवं सातवाहन शासकों का शासन चौथी सदी ईस्वी तक जारी रहा, किंतु उनकी शक्ति अत्यंत कमज़ोर हो चुकी थी। सातवाहन वंश का शासन तृतीय सदी के मध्य से पहले ही समाप्त हो गया था। ऐसी राजनीतिक स्थिति में गुप्त राजवंश का उदय हुआ। इसको समझिए। देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि मैंने इसके पहले जो भी वीडियो पढ़ाया है, जो भी चीज़ें पढ़ाई, उसको आप देख लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको राजवंश में मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद मौर्योत्तर काल आया। तो मौर्योत्तर काल में हम लोगों ने देखा था विभिन्न देशी और विदेशी शासकों ने शासन किया। उस समय क्या था, पूरा भारत अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, जिन पे छोटे छोटे राजा शासन करते थे। यानी कोई एक राजनीतिक संगठन नहीं था, कोई एक केंद्रीय शक्ति नहीं थी। वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये देखिए, कोई बड़ा संगठित राज्य अस्तित्व में नहीं था, छोटे छोटे राज्य थे। जैसे शक थे, कुषाण थे, पहलो थे। और अगर हम देशी में बात करें तो जैसे शुंग वंश थे, कर्ण वंश थे, चेद वंश, सातवाहन वंश, ये सब थे। शक, कुषाण, पहलो, तो ये सारे वंश जो है शासन कर रहे थे। उस समय क्या हुआ कि गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। कुषाणों के पतन के पश्चात उत्तर भारत में अनेक राजतंत्रों एवं गणतंत्रों का उदय हुआ। जब कुषाणों का पतन हुआ तो उत्तर भारत में अनेक राजतंत्र और गणतंत्र आए। जैसे गुप्त, जो हम लोग पढ़ेंगे, गुप्त ये राजतंत्र हैं। नाग, अभीर, इक्ष्वाकु, गणतंत्र, तो इतने राजतंत्र थे। गुप्त वंश, नागवंश, अभीर वंश, इक्ष्वाकु वंश। और गणतंत्रों में कौन कौन से थे, जैसे अर्जुनायन, मालव, यौधेय, लिच्छवी, ये सब गणतंत्र थे। तो जब कुषाण वंश का पतन हुआ तो कुछ गणतंत्रों का उदय हुआ और कुछ राजतंत्रों का उदय हुआ। कुषाणों के बाद लगभग 4 शताब्दियों तक भारत का सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास होता रहा, जो कि मुख्यतः गुप्त राजाओं के शासनकाल से संबंधित है। तो ये कुषाणों के बाद की बात कर रहा है कि लगभग 4 शताब्दियों तक धर्म का विकास होता रहा, समाज का विकास होता रहा, साहित्य का विकास हो रहा, विज्ञान का विकास हो रहा, तकनीकी का विकास होता रहा। और इसमें शासन किसका था, गुप्त काल, यानी लगभग 400 वर्षों तक गुप्त साम्राज्य ने शासन किया, यही वो कहना चाह रहा है। इस गुप्त और गुप्तोत्तर काल, गुप्त के बाद एक काल आता है गुप्तोत्तर काल, तो उसको भी आप मिला सकते हैं। अब हम थोड़ा गुप्त साम्राज्य के बारे में देखते हैं। गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था
आरंभिक राज मतलब जब गुप्त वंश की स्थापना हुई उस समय की बात हो रही है। तो उस समय गुप्त साम्राज्य कहाँ कहाँ फैला था? उत्तर प्रदेश और बिहार। संभवतः गुप्त शासकों के लिए बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश अधिक महत्वपूर्ण प्रांत था। वैसे तो देखें गुप्त साम्राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में फैला था, लेकिन अगर इन दोनों में देखें कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा प्रांत था उनके लिए, तो उत्तर प्रदेश था, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः उत्तर प्रदेश से ही पाए गए हैं। अभी हम लोग बात करेंगे जितने भी अभिलेख पाए गए हैं या जितनी भी मुद्राएं पाई गई हैं उसमें ज़्यादातर उत्तर प्रदेश से पाई गई हैं। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में उनका ज़्यादा महत्व था, उन्होंने ज़्यादा अच्छे से शासन किया, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रांत माना। अब हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य के या गुप्त राजवंश के इतिहास के जानने के साधन कौन कौन से हैं, स्रोत कौन कौन से हैं। तो 3 स्रोत होते हैं, जैसे सभी के इतिहास जानने के 3 स्रोत होते हैं, वैसे गुप्त साम्राज्य के भी इतिहास जानने के 3 स्रोत हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत, फिर पुरातात्विक स्रोत और फिर विदेशी यात्रियों के विवरण। तो ये तीनों चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से साहित्यिक साक्ष्य हैं जिनसे हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातात्विक में जैसे साहित्यिक में जैसे हम लोग बात करेंगे पुस्तकों के बारे में, जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। और पुरातात्विक स्रोतों में जैसे सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए, स्मारक हो गए, मंदिर हो गए, इन सब के बारे में बात करेंगे। विदेशी यात्रियों में जैसे हम फाहियान के बारे में बात करेंगे, ह्वेनसांग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। साहित्य स्रोत में जैसे कुछ नाटक हैं, जैसे विशाख दत्त का एक नाटक है देवी चंद्रगुप्तम। इससे हमें गुप्त शासक रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा है? विशाख दत्त ने लिखा है। क्या है? एक नाटक है। जानकारी किसके बारे में मिलती है? रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर इसके अलावा कालिदास की कई रचनाएं हैं, जैसे ऋतुसंहार, कुमार संभवम, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम तथा शूद्रक की भी रचनाएं हैं, जैसे मृच्छकटिकम। वात्स्यायन की रचना जैसे कामसूत्र। इससे हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सब जो है आपको पुस्तकों और उनके रचनाकारों के नाम याद रखने हैं। शूद्रक की कौन सी पुस्तक है? मृच्छकटिकम। वात्स्यायन की कौन सी रचना है? कामसूत्र। ऐसे ही यहाँ मैंने कालिदास की कई सारी रचनाएं बताई हैं, जैसे ऋतुसंहार, कुमार संभवम, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये सारी चीज़ें हैं जो साहित्यिक साक्ष्य हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी देने वाली। अब हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में बात करते हैं या पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जैसे अभिलेख हो जाएंगे, सिक्के हो जाएंगे, स्मारक हो जाएंगे, इनसे जो है हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे एक अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ये समुद्रगुप्त का है और इससे जो हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। ये इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। तो ये हम लोग अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे तो इसको प्रयाग प्रशस्ति को डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये जानिए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। फिर जैसे स्कंदगुप्त का, ये भी एक गुप्त शासक है, इसका एक अभिलेख मिला है भीतरी स्तंभ लेख। इससे हूण आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। जबकि इसका एक और अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। इससे इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना कि भीतरी स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो स्कंदगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त। फिर आगे देखिए, गुप्तकालीन राजाओं के सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। और अब यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखना है आपको। जैसे इस काल में जो सोने के सिक्के होते थे उनको दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को रूपक या रूप्यक कहा जाता था। चांदी के सिक्के क्या होते थे? रूपक या रूप्यक। और तांबे के सिक्के मासक कहलाते थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से मिला है? राजस्थान प्रांत के बयाना प्रांत से। राजस्थान प्रांत के बयाना ज़िले से मिला है। यहाँ से सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है।
सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त काल से संबंधित जो हैं वो कहाँ से मिले हैं, सबसे बड़ा ढेर कहाँ से मिला है? तो प्रांत पूछे तो राजस्थान, और अगर ज़िला पूछे तो बयाना, राजस्थान के बयाना ज़िले से। तो ये हो गए अभिलेख और सिक्के। अब हम मंदिरों के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी मंदिरें जो हैं वो गुप्त काल में बनी, तो उनसे भी हमें गुप्त काल के स्थापत्य कला के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय कौन कौन सी शैली प्रयोग में लाई जाती थी मंदिरों को बनाने में, मंदिर कैसे बनते थे, किन देवी देवताओं के मंदिर बनते थे, ये सारी चीज़ें हमको जानकारी मिलती है उस समय की। जैसे अगर बात करें तो तिगवा का विष्णु मंदिर है, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। नाम याद रखिएगा, तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में। ये भी गुप्तकालीन है। फिर अगला है भूमरा का शिव मंदिर, ये सतना मध्य प्रदेश में है, यानी ये भी मध्य प्रदेश में है लेकिन ज़िला अलग है, सतना। ठीक है। फिर नचना कुठार, ये भी मध्य प्रदेश के पन्ना में है। भीतर गांव का मंदिर, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये उत्तर प्रदेश के झांसी में है। तो ये कौन कौन से मंदिर कहाँ कहाँ स्थित हैं, किन किन राज्यों में स्थित है, ये सब आपको याद रखना है। और ये सारे मंदिर गुप्तकालीन हैं। तो गुप्तकालीन स्मारकों जैसे मंदिर, मूर्तियों, चैत्यगृह आदि से तत्कालीन कला और स्थापत्य की जानकारी मिलती है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया। उस समय किस प्रकार की कला प्रयोग में लाई जाती थी, कैसी शैली प्रयोग में लाई जाती थी, कैसे मंदिरों का निर्माण किया जाता था, कि कौन कौन से पत्थर या कौन कौन से रंग यूज़ किए जाते थे, ये सब हमें जानकारी मिलती है। और फिर हमें जानकारी मिलती है कि किन देवी देवताओं की उसमें पूजा होती थी। ठीक है। इसके अलावा अजंता एवं बाघ की गुफाओं के कुछ चित्र भी गुप्तकालीन माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपको खासकर मंदिरों में ये चीज़ याद रखना है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है, तो ये झांसी उत्तर प्रदेश में है। फिर भीतर गांव का मंदिर कहाँ है, तो ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये पन्ना मध्य प्रदेश में है। ठीक है। भूमरा का शिव मंदिर, ये सतना मध्य प्रदेश में है। और तिगवा का विष्णु मंदिर, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। तो इतने साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत हो गए। अब हम लोग विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। अब विदेशी यात्रियों के विवरण में जैसे फाहियान सबसे पहले देखेंगे इसको। चीनी यात्री था और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में आया था और इसने मध्य देश का वर्णन किया। ठीक है। यानी भारत और उसके आसपास के जो भी देश हैं उन सभी का वर्णन इसने अपने पुस्तक में किया। फिर ह्वेनसांग, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये बाद में आता है, गुप्त काल के बाद में आता है, लेकिन फिर भी वो गुप्त काल के बारे में लिखता है। चूँकि बाद में आया है तो पहले की चीज़ों की जानकारी उसको रहेगी, तो लिखता है इसने, ये लिखता है इनके बारे में। इसने कुमारगुप्त प्रथम, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य आदि गुप्त शासकों का उल्लेख किया है। और इसके विवरण से ही पता चलता है कि कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई थी। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे कुमारगुप्त के बारे में। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसी को पहले नालंदा महाविहार बोला जाता था। कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। तो ये हो गए गुप्तकालीन संबंधित स्रोत, चाहे साहित्यिक स्रोत हों, पुरातात्विक स्रोत हों या विदेशी विवरण हों। और भी हम सारी चीज़ें बीच बीच में पढ़ते रहेंगे। जो भी चीज़ें, जो भी अभिलेख हैं उनको डिटेल में पढ़ते रहेंगे। सिक्कों के बारे में डिटेल में पढ़ते रहेंगे। ठीक है। तो अब अगले वीडियो में हम लोग गुप्त राजवंश की शुरुआत करेंगे। अभी तो हमने बस स्रोतों के बारे में बताया है, और अगले वीडियो से हम लोग शासकों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे कि कौन से इसके जो हैं शासक हैं, किसने स्थापना की, कौन कौन से उन्होंने कार्य किए। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए। ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए।